नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरयू से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआरयू के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो के पीडीएफ के लिए। वहाँ भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया गया फरमान सुनहरा फरमान के रूप में जाना जाता है। और दूसरा कथन है, फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी फरमान को कंपनी का मैग्मा कार्टा कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा सुनहरा फरमान जारी करने के साथ ब्रिटिश कंपनी की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। 500 पैगोडा का वार्षिक शुल्क अदा करके उन्हें गोलकुंडा के बंदरगाह में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। और तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा ईस्ट इंडिया को जारी किए गए फरमान को सुनहरा फरमान के रूप में जाना जाता है। ओके, और सुनहरा फरमान जो है वो 1632 में इसको जारी किया गया था। 1632 में सुनहरा फरमान को जारी किया गया था। 1715 ईस्वी में जॉन्स सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में 3 उल्लेखनीय फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान किए गए। इन फरमानों को कंपनी का मैग्मा कार्टा माना जाता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया को जारी किए गए फरमान को मैग्मा कार्टा कहा जाता है और यह फरमान जो है वो 1715 में जारी किया गया था। 1715 में फर्रुखसियर द्वारा। ओके, तो इसमें दोनों कथन जो है सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, वांडीवास का युद्ध, दूसरा पोर्टो नोवा का युद्ध, तीसरा अंबुर का युद्ध और चौथा है हुगली का युद्ध। अंबुर का युद्ध जो है वो 1749 में अंबुर का युद्ध लड़ा गया था। ओके, 1749 में अंबुर का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद हुगली का युद्ध लड़ा गया था 1759 में हुगली का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। और पोर्टो नोवा का युद्ध जो 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले अमरुक का युद्ध हुआ था, फिर हुगली का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर पोर्टो नोवा का युद्ध। तो इसमें 3-4-1-2 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? जुल्फिकार खां की मदद से जहांदर शाह जो बादशाह बना था। जहांदर शाह जो है जुल्फिकार खां की मदद से बादशाह बना था। जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, फिर उसके बाद जुल्फिकार खां को उसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए इजारा प्रणाली प्रारंभ की थी। जहांदर शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ओके, राजस्व साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जहांदर शाह ने इजारा प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। इजारा प्रणाली क्या है? इजारा प्रणाली जो राजस्व खेती प्रणाली है, जिसे इजारा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। मुगल प्रशासन का यह एक महत्वपूर्ण पहलू था। ओके, इस प्रणाली के तहत किसी विशेष क्षेत्र में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जो सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था, जिसे इजारेदार के रूप में जाना जाता था। इजारेदार जो स्थानीय किसानों से कर एकत्रित करके और राज्य के खजाने में एक निश्चित राशि जो का भुगतान जो है वो राज्य के खजाने में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अवध, हैदराबाद, बंगाल, केरल। सूची 2 में
बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, निजाम उल मुल्क और मार्तंडे वर्मा। अवध के संस्थापक जो हैं बुरहान उल मुल्क के नाम से मशहूर सादत खान ने अवध की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ए का वंश सम्मिलित हो जाएगा। ओके। हैदराबाद की स्थापना जो है वो निजाम उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध चिलकलिज खान ने हैदराबाद की स्थापना की थी। तो इस प्रकार बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और बंगाल की स्थापना जो मुगल मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्थापना की थी। तो इस प्रकार सी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और केरल की स्थापना जो मार्तंडे वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था केरल को, जिसकी राजधानी जो है त्रिवणकोर थी। तो डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 3 2 4 1 3 2 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? करनाल का प्रसिद्ध युद्ध जो है वो 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। और यह फारसी राजा और सैन्य नेता नादिर शाह के लिए एक महत्वपूर्ण जीत को चिन्हित किया है। ओके। उत्तर भारत में करनाल में उसकी सेना जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की बड़ी सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था। इस जीत के बाद नादिर शाह ने मुगल राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसे लूट लिया था। करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 1739 में। ओके। 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों के शासन काल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विलियम हॉकिंस जो 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, लेकिन सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का उसका मिशन जो पुर्तगाली विरोध के कारण विफल हो गया था। 1609 में या जहांगीर के दरबार में आया था। 1609 में। ओके। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम से एक मान्यता प्राप्त कर राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में सर थॉमस रो जो जेम्स प्रथम से एक मान्यता प्राप्त करके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। ओके। उसके बाद 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 3 महत्वपूर्ण फरमान हासिल किए, जिसे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई विशेषाधिकार प्राप्त मिले। सर जो सुमन जॉन जो है वो 1715 में भारत आया था। 1715 में। ओके। सर विलियम नॉरिस जो फरवरी 1701 से अप्रैल 1702 तक औरंगजेब के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्रतिद्वंदी कंपनी के राजदूत के रूप में काम किया, ताकि अपनी कंपनी के लिए व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सके। तो इस पर विलियम नॉरिस जो 1701 में आया था। तो इसमें सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था, फिर सर थॉमस रो आया था, फिर विलियम नॉरिस, फिर उसके बाद जॉन सुरमन। तो इसमें 1 3 4 2 1 3 4 2, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई है? मराठा प्रशासन के अधीन देश को मौजा तरफ और प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो इकाइयां पहले से ही दक्कनी शासन के अधीन मौजूद थी और शिवाजी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि उन्हें पुनर्गठित किया और उनका नाम जो परिवर्तित किया था। मौजा जो सबसे छोटी इकाई थी, मराठा प्रशासन में सबसे छोटी इकाई जो मौजा थी, फिर तरफ थी, फिर प्रांत थी। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमादार मराठा प्रशासन में जमादार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? मराठा प्रशासन में जमादार शब्द को किस नाम से जाना जाता था?
जमादार को जो कोषाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था मराठा प्रशासन में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, लेख परीक्षा जो है वो लेख परीक्षा या लेखाकार को मजूमदार के रूप नाम से जाना जाता था। एक भूमिधारक जाति को भूमिया भूमिया के नाम से जाना जाता था। और एक किले के प्रभारी को किलादार के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं के शासन काल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया। दूसरा है, कंपनी ने पूर्वी भारत में बालासोर में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तीसरा है, कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। और चौथा है, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में 1613 ईस्वी में एक अस्थायी कारखाना जो स्थापित किया था। एक अस्थायी कारखाना जो है वो सूरत में 1613 में स्थापित किया था। ओके, उसके बाद 1616 में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। दक्षिण में मसूलीपट्टनम में जो 1616 में स्थापित किया था। फिर उसके बाद 1633 ईस्वी में कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना प्रथम कारखाना हरहरपुरा बालासोर में स्थापित किया था, जो उड़ीसा में है। बालासोर जो है उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो अपना कारखाना जो 1633 में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1662 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे मिला था। तो इस प्रकार ये 1662 में प्राप्त हुआ था। बॉम्बे जो है 1662 तो इस प्रकार सबसे पहले सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ था, फिर मसूलीपट्टनम में, फिर बालासोर में। तो उसके बाद बॉम्बे को दहेज के रूप में 1662 में मिला था। तो इसमें 1-3-2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। और कारण में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी और उसकी नौसेना जो फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी जो असफल रही। तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो सही है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम थी और उसका नौसेना जो है वो फ्रांसीसी सेना से अधिक मजबूत थी। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही है और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है वो प्लासी का युद्ध जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह भागीरथी नदी के पूर्व में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में हुई थी। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी की सेना का सामना किया था। प्लासी का युद्ध जो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था। ओके, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ था। और नवाब जो अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला के से हुआ था। सिराजुद्दौला और फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना से हुआ था। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की थी? डुप्लेसी को नवाब की उपाधि जो मुजफ्फर जंग ने प्रदान की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को अंग्रेजों ने तमिलनाडु के वांडीवास में तीसरे कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध को जीत लिया। ब्रिटिश सेना के जनरल सर आयर कूट ने थॉमस आर्थर और काम्स्टे डी लीला के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। इस प्रक्रिया में बुस्सी पर कब्जा कर लिया गया और तीसरे कर्नाटक युद्ध में यह जीत निर्णायक साबित हुई। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो है वो निर्णायक सिद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, अष्टाध्यायी को उनके सेवा के बदले में जागीर दी जाती थी। और दूसरा कथन है पहला अष्टप्रधान को उनकी सेवा के बदले में जागीर दी जाती थी। और दूसरा कथन है अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियान में भाग लें। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की संरचना इस प्रकार है। ओके, पेशवा या प्रधानमंत्री जो नागरिकों और सैन्य दोनों मामलों का मुखिया होता है। पेशवा जो नागरिक और सैन्य दोनों मामलों का मुखिया होता है। मजूमदार या लेखा परीक्षक जो राज्य की आय और व्यय का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। वकील जो है वो राज्य के निजी मामले का प्रबंधन करता है। और दाबिर या विदेश सचिव जो विदेश मामले का प्रभारी होता है। सुरनिस या अधीक्षक जो सभी आधिकारिक पत्राचार की देखभाल करता है। और पंडित राव या चर्च प्रमुख जो है वो राज्य के धार्मिक मामलों का प्रबंधन करता है। और सेनापति या कमांडर इन चीफ जो सेना का प्रमुख होता है। न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो राज्य की न्यायिक प्रणाली की देखरेख करता है। ओके, ये 8 प्रशासन थे। ओके, इन्हें 8 अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इन्हें अष्टप्रधान को प्रत्यक्ष राज्य के खजाने से भुगतान किया जाता था, ना कि उन्हें सेवा के बदले में जागीर दी जाती थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और शिवाजी के शासनकाल के दौरान इनमें से अधिकांश पद ना तो अस्थायी थे और ना ही वंशानुगत। हालांकि बाद में ये मुगल साम्राज्य के मनसबदारों के समान हो गए। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी अधिकारियों से सैन्य अभियानों में भाग लेने की उम्मीद की जाती थी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। सभी अधिकारियों से अपेक्षा नहीं की जाती थी, बल्कि पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियान में भाग लें। तो इसमें दोनों कथन जो है वो गलत है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत औरंगजेब द्वारा दक्कन में शिवाजी के प्रभाव को दबाने और कुचलने के लिए नहीं भेजा गया था? शाइस्ता खां को शिवाजी ने 1658 में भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा शिवाजी के दमन करने के लिए, उनके प्रभाव को दबाने के लिए। और अफजल खां को 1664 में भेजा गया था। ओके, अफजल खां को 1664 में। और मिर्जा राजा जय सिंह को 1665 में। तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया?
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रस्ताव के प्रति अपनी असंतुष्टि व्यक्त करने के लिए कृषि मिशन के प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी गीतांगल गीतांगल लिखा था? स्वदेशी गीतांगल। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं सरदार वल्लभ भाई पल्लवी, बर्मन पल्लवी, और ऑप्शन बी है सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी है रामलिंग आदिगल, और ऑप्शन डी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। सुब्रमण्यम भारती जो है वो वर्ष 1908 में अपने 1908 में प्रभावशाली स्वदेशी गीतांगल प्रकाशित किया। 1908 में स्वदेश गीतांगल जो है वो 1908 में सुब्रमण्यम भारती ने प्रतिपादित किया था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सच्चिदानंद सिन्हा को वायसराय कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय के रूप में नियुक्त किया गया था। और दूसरा कथन है, प्रस्ताव पारित करने और प्रश्न पूछने के लिए विधायिकाओं की शक्ति बढ़ाई गई और संपूर्ण बजट मतदान योग्य बनाया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारत में परिषदों के गैर अधिकारी सदस्यों के लिए निर्वाचित सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिससे भारतीयों को वर्ग और समुदाय के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्राप्त हुई। हालांकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई, विशेष रूप से केंद्रीय परिषद के लिए एक विभाजनकारी उपाय के रूप में देखा गया था। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधायिकाओं की शक्ति का विस्तार किया गया, जिससे उन्हें प्रस्ताव पारित करने, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने तथा व्यक्तिगत बजट मुद्दों पर मतदान करने की अनुमति मिली। हालांकि संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही नहीं है। ओके, कथन 2 जो है वो सही नहीं है। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य थी, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा को 1919 में पहली भारतीय व्यक्ति नियुक्त किया गया था, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो है सही नहीं, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई? अखिल भारतीय युवा कांग्रेस जो है वो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में अस्तित्व में आई थी। ओके, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में अस्तित्व में आई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता जो है वो सरोजिनी नायडू ने की थी। 1925 की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस जो है अस्तित्व में आई थी कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने गांधी के अहिंसक आंदोलन का विरोध करने के लिए भारत सेवक संघ का आयोजन किया? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी पुलिन दास, और ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। अविभाजित बंगाल में फरीदपुर जिले में लोन सिंह गांव में जन्मे पुलिन बिहारी दास ने वर्ष 1994 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपना करियर शुरू किया। वर्ष 1903 में उन्होंने बैरिस्टिक प्रथम नाथ मित्र द्वारा पेश किए गए क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर ढाका के टिकटुली में एक
अखाड़ा स्थापित किया। ओके, उन्होंने ढाका आंदोलन समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो था युवाओं को शारीरिक फिटनेस से और सैन्य अभ्यास से प्रशिक्षित कराना था। वर्ष 1912 में उन्हें ढाका षड्यंत्र मामले के दौरान गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उन्हें सेलुलर जेल में 7 वर्ष बिताए। वर्ष 2020 में रिहा होने के बाद उन्होंने भारत सेवक संघ की स्थापना की। भारत सेवक संघ की स्थापना जो वर्ष 1920 में उन्होंने की थी और गांधी जी के अहिंसक तरीके का विरोध किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पुलिंग बिहारी दास ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी 1920 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बरार डकैती के लिए जिम्मेदार था? बरार डकैती के लिए जिम्मेदार जो है वो संगठन था वो अनुशीलन समिति था, जो पुलिन दास द्वारा वर्ष 1908 में स्थापित किया गया था, 1908 में। ओके, अनुशीलन समिति का गठन जो 1908 में पुलिन दास द्वारा किया गया था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई थी? महिलाओं के लिए सीमित मताधिकार की व्यवस्था जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में की गई थी। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियो चिदम्बरम पिल्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उन्होंने मद्रास प्रांत में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। और दूसरा कथन है, उन्होंने अन्य वकीलों के साथ मिलकर स्वदेशी संगम का गठन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लाई, सुब्रमण्यम शिवा और कई वकीलों ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी संगम की स्थापना की, जिसने स्थानीय आबादी में उत्साह जगाया। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और पिल्लाई ने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा आयोजित व्यापार एकाधिकार को चुनौती देना था। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडियन हाउस का उद्देश्य जो है ब्रिटेन में युवाओं को भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी? होम रूल लीग की स्थापना जो हो वर्ष 1916 में तिलक और एनी बेसेंट, तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना जो हो अप्रैल में और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना जो सितंबर में की गई थी। ओके, बरार डकैती जो है वो 1908 में किया गया था। ओके, पुलिन दास के नेतृत्व में। ओके, ढाका आंदोलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बरार डकैती का आयोजन किया गया था। रामोसी किसान संगठन जो है वो 1879 में महाराष्ट्र में हुआ था। बारिशल सम्मेलन जो है 1906 में हुआ था, बारिशल सम्मेलन। तो इस प्रकार सबसे लास्ट में जो सबसे अंतिम में हुआ था वो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था सबसे अंतिम में। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को गांधी जी ने काला अधिनियम कहा था। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से, रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और दूसरा कथन है, इलाहाबाद की संधि पर वर्ष 1675 में हस्ताक्षर किए गए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बक्सर का युद्ध जो मीर कासिम ने बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालने के उद्देश्य से अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और उनकी संयुक्त सेनाओं ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुंड्रो के नेतृत्व में अंग्रेजों का सामना किया। अपनी बेहतर सैन्य रणनीति और मारक क्षमता के कारण अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। और इस जीत के कारण, बक्सर की युद्ध की जीत ने वर्ष 1965 में इलाहाबाद की संधि का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश की तरफ से संधि की, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक भुगतान के बदले में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि जो वो 1765 में हुआ था, ना कि 1675 में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही है। तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुशल आक्रमणता की नीति आरंभ की? कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस द्वारा वर्ष 1864 से वर्ष 1869 तक भारत के वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आरंभ किया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। कुशल आक्रमणता की नीति जो है वो जॉन लॉरेंस ने किया था। ब्लैक होल त्रसदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? ब्लैक होल त्रसदी जो है वो 20 जून 1756 को घटित हुआ था कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। ओके, और इस समय बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से कालकोठरी में कैद किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ब्लैक होल त्रसदी घटित हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रमिक क्रम में अंतिम थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1974 में स्थापित हुआ था, 1974 में। ओके, कार्नवालिस संहिता की शुरुआत जो है वो 1793 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो 1774 में स्थापित हुआ था, और कार्नवालिस संहिता की शुरुआत जो 1793 में किया गया था। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। ओके, सालबाई की संधि जो है वो 1782 में हुआ था। 1782 में हुआ था सालबाई की संधि। तो इस सबसे लास्ट में जो सबसे अंतिम में हुआ था वो कार्नवालिस संहिता की शुरुआत। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? वर्ष 1781 में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो मेजर अलेक्जेंडर हेनरी द्वारा अत्याधिक राजस्व मांग और उत्पीड़न था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ऑप्शन ए है,
विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। और ऑप्शन बी है, केवल हिंदू सन्यासियों ने विद्रोह में भाग लिया। ऑप्शन सी है, अंग्रेजों ने बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से दबा दिया। अंग्रेजों ने सन्यासी विद्रोह को बिना किसी प्रतिरोध से दबा दिया। और ऑप्शन डी है, विद्रोह में कोई महत्वपूर्ण नेता या ग्रामीण आबादी की महत्वपूर्ण भागीदारी नहीं थी। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में जो कथन है सही है वो, यह विद्रोह जो है वर्ष 1770 में एक विनाशकारी अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण आरंभ हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण किया? मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण जो उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण करने के लिए तैयार है। मेनेलिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे जानवरों की त्वचा, पंख और बाल काले या लगभग काले हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का अनावरण जो है वो उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हुआ है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक निवेश मंच का आरंभ किया गया है? भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए निवेश मंच का आरंभ जो नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, इसमें ये तीनों जो है वो निवेश मंच के आरंभ करने में अपनी योगदान है, भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी? हवलदार प्रीति रजक जो एक चैंपियन ट्रैप शूटर हैं, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। सूबेदार रजक दिसंबर 2022 में सेना में मिलिट्री पुलिस कोर में शामिल हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। महिला सूबेदार जो है प्रीति रजक पहली महिला सूबेदार बनी है भारतीय सेना में। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी सीपीआई 2023 जारी किया गया, जिसमें प्रदर्शित किया गया कि अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने में बहुत कम या कोई प्रगति नहीं की है। सीपीआई यानी सीपीआई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वैश्विक स्तर के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर रैंकिंग देता है, जो 0 से 100 तक पैमाने पर स्कोर करता है। ओके, सीपीआई 2023 में 180 देशों में से भारत जो है 93वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में इसका स्थान जो है, भारत का स्थान जो था 50वां स्थान था, और वर्ष 2023 में इस सीपीआई में इसका भारत का स्थान 93वां स्थान हो गया है। तो इस बार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया गेम के छठे संस्करण में समग्र चैंपियनशिप जीता है? देश भर में 5600 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में भाग लिया, जो 19 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया था। तमिलनाडु ने 4 शहरों चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में इसकी मेजबानी की थी। ओके, महाराष्ट्र ने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत और 53 जो कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसके बाद करने के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम का खिताब प्राप्त किया, और वो उनका चौथा खिताब है। महाराष्ट्र का ये चौथा खिताब है। ओके, तो इसमें
ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा किया कि वैश्विक आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत में 5 और आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित करके रामसर स्थलों की अपनी संख्या मौजूदा 75 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। ओके, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है? फ्रांस जो है वो यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम देश बन गया है, यूरोपीय देश बन गया है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी। यह परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में एनएलसी इंडिया तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला रखी है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? ओलंपिक खेलों में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को आगामी पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 के लिए शामिल मिसाल वाहक के रूप में चुना गया है। यह प्रतिष्ठित आयोजन जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक शानदार फ्रांस की राजधानी में होगा। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मिसाल वाहक के रूप में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मिसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा किसके द्वारा विकसित की गई? भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर यानी आईआईटी कानपुर ने भारत की प्रथम हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा प्रारंभ की है, सफलतापूर्वक निर्माण एवं परीक्षण किया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता पारित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानमंडल ने राज्य द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद इस तरह का कानून लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप 2024 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन 2024 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मण नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को प्रदान किया गया है? लक्ष्मण नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध संगीतकार प्यारे लाल शर्मा को प्रदान किया गया है, तो इस बार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेट की मंजूरी पाने वाली पहली एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी कौन सी है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप होलो
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टार्टअप जोहो को पेमेंट एग्रीगेट लाइसेंस प्रदान किया गया है। जोहो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेट की मंजूरी पाने वाली पहली इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एस एज ए सर्विस कंपनी है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल कहाँ लॉन्च किया है? टाटा ट्रस्ट मुंबई में महालक्ष्मी में टाटा ट्रस्ट मुंबई के महालक्ष्मी में भारत का प्रथम अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह इस तरह का पहला अस्पताल है और 5 मंजिलों में लगभग 9800 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी क्षमता जो 200 से अधिक बिस्तरों की है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, टाटा ट्रस्ट ने पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल जो मुंबई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लिए द्विवर्षीय राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो मच्छरों के माध्यम से प्रसारित होने वाले फाइलेरिया परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही है हो जाएगा इसमें। भारत जो वैश्विक लक्ष्य के 3 वर्ष पहले यानी 2027 तक लैम्फेट्रिक फाइलेरियासिस को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों के कायापलट की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में शामिल नहीं है? नीति आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक परिवर्तन के लिए एक योजना तैयार की है जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता करेगा। नीति आयोग 20 से 25 और शहरों के लिए आर्थिक योजना तैयार करने की भी योजना बना रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो नहीं है इसमें। ओके, इस सूची में नहीं शामिल है, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई, सूरत, विशाखापट्टनम और वाराणसी को इसमें शामिल किया गया है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम है। ऑप्शन ए अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण। ऑप्शन बी है जन स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। ऑप्शन सी है यूनानी चिकित्सा कोविड-19 के समय में अवसर और चुनौतियां। और ऑप्शन डी है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा। विश्व यूनानी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को समाज सुधारक और जाने माने यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भारत में यूनानी चिकित्सा लाने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। विश्व यूनानी दिवस का इतिहास जो वर्ष 2016 से जुड़ा है, जब भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसके उत्सव की घोषणा की थी। इसका उद्घाटन समारोह वर्ष 2017 में हैदराबाद में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था में हुआ था। वर्ष 2024 के लिए विश्व यूनानी दिवस की थीम जो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा है।
तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए वहाँ भी PDF प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।